राम राम। आज हम पढ़ेंगे आरवे कक्षा 11 त्रिलोचन की कविता है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कविता को पढ़ेंगे। त्रिलोचन की कविता है मेरा घर से पंक्तियां ली गई है। कविताएं रहेगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकझोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं। कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है। त्रिलोचन जीवन परिचय। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का जन्म सन 1917 चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोल, मेरा घर, जीने की कला, ये काव्य संग्रह थे। देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये गद्य हैं इनका। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया त्रिलोचन साहब ने। प्रमुख सम्मान मिले इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। रागात्मक, संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और तमरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उनका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद यानी चतुष्पदी को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती हैं। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के क्षुद्र यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चिन्हती, चिन्हती का अर्थ होता है पहचानती। अचरज यानी ताज्जुब, आश्चर्य। चिन्हों यानी अक्षरों, निशानों। कवि बताता है कि चंपा
अनपढ़ लड़की हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि बताता है कि चंपा अनपढ़ लड़की है, वह मेरे द्वारा लिखे गए काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। चिन्हती यानी पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, और जब मैं अपने द्वारा लिखे उन काले काले अक्षरों को पढ़ने लगता हूँ तब वह मेरे पास आ जाती हैं। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती हैं और मेरे पास खड़े होकर मेरे द्वारा पढ़े जाने वाले उन अक्षरों को चुपचाप सुनती रहती हैं। उसे बड़ा अचरज होता है। मेरे द्वारा पढ़े जाने वाले उन अक्षरों को सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है कि मेरे द्वारा लिखित इन काले अक्षरों का क्या अर्थ हो सकता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, यानी मेरे द्वारा लिखित इन काले अक्षरों का क्या अर्थ हो सकता है। चंपा नटखट लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर गवाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है। तो चंपा सुंदर नाम के आदमी की लड़की है। सुंदर गवाला है, और सुंदर है वो गवाला है। गाय भैंसे रखता है, वह गाय भैंसे भी रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है, और चंपा उन चौपायों अर्थात 4 पैरों वाले गाय भैंसों को लेकर उन्हें चराने जाती है। तो चंपा कौन है, वह अक्षरों को क्यों नहीं पहचानती? चंपा गांव की लड़की है, वह अनपढ़ होने के कारण अक्षरों को नहीं पहचानती है। चंपा किसकी लड़की है और वह क्या काम करती है? चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर एक गवाला है। चंपा सुंदर ग्वाले की लड़की है, वह गायों और भैंसों को चराने का काम करती है। चंपा को अचरज क्यों होता है? चंपा को काले काले लिखे अक्षरों को देखकर और उनका उच्चारण सुनकर अचरज होता है। सुंदर कौन है, वह क्या व्यवसाय करता है? सुंदर ग्वाला और चंपा का पिता है। वह गाय भैंस रखने का काम करता है, अर्थात वह पशुपालन का काम करता है। तो इस पद के अंदर काले काले, खड़ी खड़ी, इनमें पुनः रिक्ति प्रकाश अलंकार है, और इस पद में चंपा के स्वभाव का यथार्थ चित्रण होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी हैं। इस पद की भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण, भावों के अनुकूल है। मुक्त छंद की शैली होने पर भी इनमें लय गति का ध्यान रखा गया है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती हैं, कभी कभी वह कलम चुरा देती हैं। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती हैं, कभी कभी वह कलम चुरा देती हैं। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि कहता है कि अनपढ़ चंपा बहुत अच्छी है, चंचल है, वह स्वभाव से चंचल है और नटखट है, शरारती भी है। कभी कभी उद्यम करती है और कभी कभी वह बहुत उद्यम करती है, बदमाशी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती हैं, और कभी कभी तो वह कवि की कलम भी चुरा कर ले जाती हैं। और कवि कहता है कि जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है। और कवि कहता है कि फिर मैं उस कलम को जैसे तैसे ढूंढ कर लाता हूँ, तभी पता चलता है कि उसने कागज गायब कर लिए।
चंपा इन कागजों को छिपा लेती हैं और उसकी इस नटखटपन की आदत से मैं यानी कवि बहुत परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा जब कवि को लिखते हुए देखती है तब वह कवि से कहती है, चंपा कवि से कहती हैं, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? कि तुम सारे दिन इन कागजों को गोदते रहते हो, यानी कलम से गुदाई करना, लिखना, यानी सारे दिन तुम लिखते रहते हो, इन कागजों को गोदते रहते हो, अर्थात इन पर लिखा पढ़ी करते रहते हो। क्या लिखा पढ़ी करना बहुत अच्छा काम है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। चंपा की इस बात को सुनकर मैं यानी कवि हंस देता है, अर्थात उसकी अबोधता पर कवि हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है और फिर चंपा चुप हो जाती है। प्रश्न देखते हैं, कवि ने चंपा के स्वभाव की किन विशेषताओं को उजागर किया है? कवि ने चंपा के स्वभाव की यह विशेषता बताई है कि वह चंचल, नटखट और उद्यमी यानी शरारती है। कवि चंपा से कब परेशान हो जाता है? कवि चंपा से उस समय परेशान हो जाता है जब चंपा लिखते समय उनकी कलम चुरा लेती है, और जब कवि जैसे तैसे करके कलम को ढूंढ के लाता है तो पीछे से चंपा कागज छिपा लेती है। चंपा कागज गोदने के संबंध में अपनी क्या राय रखती है? चंपा कागज गोदने के संबंध में अपनी यह राय रखती है कि कागज गोदना कोई अच्छा काम नहीं है, जो तुम दिन भर बैठे बैठे कागज गोदते रहते हो। कवि चंपा की किस बात को सुनकर हंस देता है? उसकी चंपा पर क्या प्रतिक्रिया होती है? कवि चंपा द्वारा कागज गोदने की बात सुनकर हंस देता है, उस पर चंपा की यह प्रतिक्रिया होती है कि चंपा चुप हो जाती है। तो चंपा है वो चुप हो जाती है। तो इस पद में, इस कविता में देश जो है ग्रामीण परिवेश के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कवि बतलाता है कि उस दिन जब चंपा मेरे सामने आई तब मैंने उससे कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। हारेगा डे काम सरेगा, हारेगा डे काम सरेगा मतलब मुसीबत में काम आएगा। हारेगा डे काम सरेगा, मुसीबत में काम आएगा, क्योंकि पढ़ना लिखना मुसीबत के समय उसके बहुत काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कवि ने गांधी बाबा की ओर इशारा करते हुए बताया कि गांधी जी को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत ही पसंद था। वे यही चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो कवि की बात सुनकर चंपा ने बड़ी सरलतापूर्वक जवाब देते हुए कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? अगर वो अच्छे आदमी हैं फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? यदि वे पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वे अच्छे आदमी कैसे हैं? मैं तो पढ़ने लिखने को अच्छी बात नहीं मानती हूँ, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगा। इस पद के क्वेश्चन देखते हैं। चंपा को देखकर कवि ने उसे क्या सलाह दी और क्यों? चंपा को देखकर कवि ने उसे पढ़ने की सलाह दी, क्योंकि पढ़ना
या साक्षर होना समय में तुम्हारे काम आएगा। कवि चंपा को समझाने के लिए गांधी जी का नाम क्यों लेता है? कवि चंपा को समझाने के लिए गांधी जी का नाम इसलिए लेता है क्योंकि वह जानता है कि अन्य गांव वालों की तरह चंपा भी गांधी जी का सम्मान करती है, इसलिए वह उनके नाम पर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। कवि ने चंपा को गांधी जी की क्या इच्छा बताई? कवि ने चंपा को गांधी जी की यह इच्छा बताई कि वे यह चाहते हैं कि सभी नागरिक पढ़े लिखे और साक्षर बने। चंपा गांधी जी की महानता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाती हैं? वह गांधी जी को बहुत अच्छा बताती है, लेकिन वह स्वयं पढ़ाई लिखाई के विरोध में है। जब कवि उसे बताता है कि गांधी पढ़ाई लिखाई के पक्ष में है, तब वह गांधी जी की समझ पर शक करती है। गाढ़े काम सरना, हारे गाढ़े काम सरना मुहावरे का प्रयोग किया गया है इसमें। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। गोने जाना यानी विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना, बालम पति, संदेशा संदेश। कवि चंपा को पढ़ने लिखने के महत्व को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो, पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है। यह निश्चित है कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कि एक दिन तुम्हारा ब्याह होगा, तब तुम्हारा गोना भी होगा और तुम ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता, ससुराल जाओगी तब कुछ समय तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वह कमाने के लिए कलकत्ता यानी कोलकाता चला जाएगा। तुम यह बात समझती हो? बड़ी दूर है वह कलकत्ता, तो वह कलकत्ता बहुत ही दूर है। तब तुम्हें बताओ कि ऐसी स्थिति में कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। तब तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी, उसके द्वारा भेजे गए पत्रों को तुम कैसे पढ़ोगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि तुम पढ़ लिख लो, पढ़ लिखना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। चंपा कवि के कथन को झूठा बताती हुई कहती है कि तुम कितने झूठे हो। हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। हाय राम तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, और यदि मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं स्पष्ट कह देती हूँ कि मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, और स्पष्ट कह देती हूँ कि मैं अपने पति को हमेशा ही अपने साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, उसे कलकत्ता में कभी भी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ता का सत्यानाश हो, अर्थात उस पर वज्र गिरे। तो इस पद में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने के कौन कौन से लाभ गिनाए। तो कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने के लाभ गिनाते हुए कहा कि तुम पढ़ लिखकर भविष्य में अपनी पति को पत्र लिख सकोगी, उसके द्वारा भेजे गए पत्रों को भी पढ़ सकोगी। कवि चंपा पर झूठा होने का आरोप क्यों लगाती हैं।
कवि पर चंपा झूठा होने का आरोप क्यों लगाती है? चंपा अनपढ़ है, वह पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं जानती है और नए कवि की बात समझना चाहती है। वह अपने भोलेपन के कारण कवि को निरुत्तर करने के कारण झूठे होने का आरोप लगाती है। चंपा अपने भावी पति के बारे में क्या विचार व्यक्त करती है भाई? चंपा अपने भावी पति के बारे में विचार व्यक्त करती है कि वह उसे हमेशा अपने पास ही रखेगी, वह उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगी, कलकत्ता तो कभी नहीं जाने देगी, कलकत्ते पे वज्र गिरे। चंपा कलकत्ता पर वज्र गिरने की बात क्यों कहती है? चंपा कलकत्ता पर वज्र गिरने की बात इसलिए कहती है क्योंकि उसने सुन रखा है कि कोलकाता जाने वाले वहाँ की चकाचौंध में फंसकर अपना घर बार भूल जाते हैं, वे अपने आचरण से गिर जाते हैं। तो इस कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है और इस पद में कितने झूठों में आक्षेप अलंकार भी व्यंजित हुआ है। संवाद शैली है, मुक्तक की पद योजना उचित है। इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, देख लेते हैं। चिन्हती पहचानती, चिन्हों या अक्षरों, चौपायों, चार पैरों वाले जानवरों के लिए या गाय भैंसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कागद यानी कागज, हारेगा डे काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। बालम, बालम होता है पति। वज्र गिरे, वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए। तो मित्रों, वीडियो में कोई कमी लगी है तो कमेंट लिखियो, लाइक और सब्सक्राइब करियो। ओके।